हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज हम लोग देखेंगे कि आखिर अर्थशास्त्र, इसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं हम, तो उसे आज हम लोग देखने वाले हैं। तो अर्थशास्त्र में सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक चीज़ को समझेंगे कि आखिर अर्थशास्त्र है क्या। उसके बाद इसमें आज हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र की और भी चीज़ें, जैसे कि आप देखेंगे इसी में कि अर्थशास्त्र के और भी कौन कौन सी शाखाएं हैं, उनको हम लोग देख लेंगे। फिर अन्य देशों के साथ इसके संबंध कैसे कैसे रहते हैं, तो उसको कैसे क्या बोला जाता है, इन तमाम चीज़ों को आज इसमें देखेंगे। और यहाँ से अर्थशास्त्र भी हम लोग शुरू करेंगे और यहीं से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग एक टफ़ सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, तो वो आखिर क्यों टफ़ लगता है। उसे अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो वो टफ़ है भी नहीं, उसे बस सरलतम रूप से उसको समझने का प्रयास कीजिए और दैनिक जीवन से आप जोड़िएगा तो ये आसान लगेगा आपको टॉपिक। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आखिर अर्थशास्त्र है क्या। तो इसका एक इंट्रो है, एक तरह से अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का ये इंट्रो के रूप में आप देखिएगा इसे। तो चलिए इससे समझते हैं पहले। तो सबसे पहली बात तो है कि अर्थशास्त्र है क्या। तो इसे सबसे पहले समझिए कि इकोनॉमिक्स जो है वह एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव जो भी आर्थिक गतिविधि अपने जीवन काल में करता है, यानी आप मान लीजिए कुछ सामान को खरीदे या बेचते हैं, इन तमाम चीज़ों को जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। इसका अर्थ यही हुआ कि मानव की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जिस सब्जेक्ट में अध्ययन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत मानव से लेके राष्ट्र और राष्ट्र से लेके पूरे विश्व की बातों को समझना पड़ता है और उसको ध्यान में रखना पड़ता है ताकि हमारा इकोनॉमिक्स जो पढ़ने का उद्देश्य है वो पूरा हो सके। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज, सरकार किस प्रकार अपनी सीमित संसाधन जो है और उससे अपनी असीमित इच्छाएं जो है उसको कैसे पूरा। यानी देखिए, इसके अंतर्गत यही पढ़ा जाता है कि हमारे पास, देखिए हम सब के पास एक सीमित संसाधन है और उन्हीं सीमित संसाधनों का ही प्रयोग कर हम लोग, और हमारी इच्छाएं जो हैं वो असीमित हैं। यानी कभी हम लोग, आप सोचेंगे तो कभी कभी आपकी इच्छाएँ होंगी कि भाई हम एरोप्लेन पे घूमते तो कितना अच्छा होता है। कभी आपकी इच्छाएं कुछ और करने की होगी जो आप नहीं कर पाते हैं। तो हमारी संसाधन अगर उतनी होती तो हम एरोप्लेन पे भी घूम लेते, या हमारी संसाधन इतनी होती कि हम विदेश में जाके घूम लेते। तो ये तमाम इच्छाएं हमारी होती है और लेकिन संसाधन हमारे पास सीमित है, तो इस वजह से हम लोग एक तरह से इन तमाम इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। तो वही अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो अर्थशास्त्र को एक तरफ से इसे ये भी समझिए, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो उद्देश्य और वैकल्पिक उपयोग वाली सीमित संसाधनों से मानव व्यवहार का परिभाषा अध्ययन कराता है। यानी वही बात है कि हमारे पास सीमित संसाधन है, उसी के आधार पर हम लोग चाहते हैं कि अपनी असीमित इच्छाएं, जिनकी कोई सीमाएं नहीं हैं, उनको पूरा कर सकें। तो यही अर्थशास्त्र है। अगर इसे सामान्य तौर पर देखें या इसका एक सामान्य परिभाषा अगर क्या होगा, तो सामान्य शब्दों में कहें तो अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया, यानी वस्तुओं की जो है, जो हम लोग चीज़ खरीदते हैं या सामान खरीदते हैं उसको, और उसकी सेवा, यानी आपको जो ये चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है वो, और उसके वितरण यानी उसको जो बांटा जाता है, यानी आप जो उसको खरीद पाते हैं, और उपभोग यानी उसके उपयोग, इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पे अध्ययन किया जाता है वही तो है अर्थशास्त्र। यानी सामान्यतः यही है कि मानव की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, यानी जो भी चीज़ें हैं, उनके बारे में जो अध्ययन हम लोग करेंगे तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे और यही इकोनॉमिक्स है। ये सामान्य, यही समझिए इसको। उसके बाद देखिए, इसके बारे में बोला जाता है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ 1776 में अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा। और ये कब 1776 में प्रकाशित हुई इनकी पुस्तक एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशन जो है, इसी में ये अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहते हैं। यानी यही है, धन या अर्थ एक ही चीज़ है। यानी अर्थ का विज्ञान कौन बोलता है अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में, तो एडम स्मिथ। ये पुस्तक कब लिखी गई? 1776 में। और इसी में ये बोलते हैं कि भाई अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। तो चलिए, अब इतनी बातें हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। इसमें दो ही बातें हैं। पहली बात तो ये, एडम स्मिथ को
फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और उसके बाद एडम स्मिथ की पुस्तक 1776 में जो है वो कौन थी, तो सब आपको हमने बताया कि द वेल्थ ऑफ नेशन है, 1776 में प्रकाशित हुई। उसमें अर्थशास्त्र को इन्होंने क्या बोला था, धन का विज्ञान। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब चलिए अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं, इकोनॉमिक्स की 2 शाखाएं हैं, तो वो कौन कौन, तो एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि। इसको समझने का एक आसान तरीका मैं बताता हूँ। व्यष्टि मतलब होता है व्यक्ति, तो आप ये याद रखिएगा, इसमें एक व्यक्ति के बारे में बात करेगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे व्यष्टि। और समष्टि मतलब होता है संपूर्ण, 100 से संपूर्ण होता है, संपूर्ण, तो इसी से आप याद रखेंगे संपूर्ण। तो संपूर्ण जहाँ पे आ जाएगा वो हो गया समष्टि। तो यानी व्यष्टि मतलब एक इकाई या एक व्यक्ति के बारे में जहाँ पर पढ़ना है, एक व से व्यष्टि, व से व्यक्ति, तो मतलब एक व्यक्ति के बारे में जहाँ पढ़ना है वो व्यष्टि। और समष्टि मतलब हो गया जिसमें संपूर्ण यानी समूह के बारे में जहाँ पढ़ना है, यानी एक राष्ट्र के बारे में जहाँ पढ़ना है वो हो गया आपकी समष्टि। तो चलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। ये अर्थशास्त्र का 2 ब्रांच है, यानी इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांच अगर हैं तो वो है व्यष्टि और समष्टि। तो व्यष्टि क्या है वो समझिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी आर्थिक इकाई का अध्ययन, यानी एक आर्थिक इकाई यानी एक व्यक्ति, एक वस्तु, इन तमाम चीज़ों का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो व्यक्ति, मतलब बोले ना व्यष्टि मतलब एक व्यक्ति, तो वह से व्यष्टि, वह से व्यक्ति, ऐसे याद रख लीजिएगा। और एक के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है व्यष्टि हो गया। समष्टि मतलब ये संपूर्ण, 100 से संपूर्ण, 100 से समष्टि, यानी जिसमें संपूर्ण चीज़ों के बारे में, संपूर्ण समूह के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसी को समष्टि बोलते हैं। तो यही चीज़ें इसमें लिखी हुई है, सामूहिक रूप से जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समष्टि। इसमें क्या होता है, आर्थिक लेन देन हो का योग, औसत का अध्ययन, ये तमाम चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगले स्लाइड को समझते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, यानी छोटी मतलब एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक फॉर्म के बारे में, यानी एक जो कंपनी है छोटी मोटी उसके बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में बृहद जानकारी, तो इसीलिए इसको बृहद स्तर के आर्थिक मुद्दों से संबंधित रखा जाता है, यानी इसमें संपूर्ण देश के बारे में, यानी देखिए रोजगार, बेरोजगारी, ये सभी किसके मुद्दे हैं, ये देश के मुद्दे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बेरोजगार हैं और मतलब भारत में आप ही एक नहीं है बेरोजगार, कई एक लोग बेरोजगार हैं, तो ये किसका मुद्दा है, ये पूरे भारत का मुद्दा है कि भाई बेरोजगारी को कैसे ख़त्म किया जाए, उसको रोज़गार कैसे प्रोवाइड करा जाए, ये तमाम चीज़ें। फिर भारत की मौद्रिक नीति, ये भी मतलब पूरे भारत की बात है, इसमें मैंने संपूर्णता वाली बात है, यानी संपूर्ण क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। फिर राजकोषीय घाटा या राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति आप जानते हैं, राजकोषीय मतलब पूरे राज्य के लिए यानी राष्ट्र के लिए जो नीतियाँ बनती है उसको राजकोषीय नीति बोलते हैं। फिर बजट, इन तमाम चीज़ों को समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिए अन्य देशों के साथ अगर मान लीजिए कि हमारा भारत का आज चीन के साथ व्यापार होता है, तो आखिर वो उसको अगर मतलब एक है कि भारत का अन्य देश के साथ जो संबंध है, आर्थिक गतिविधियों का संबंध है, उसके आधार पे भी, यानी यूँ समझें तो अर्थशास्त्र को 2 तरीके से और बांटा गया है। कैसे, तो मान लीजिए कि किसी देश, अन्य देश के साथ संबंध अगर है तो उसको भी अलग अलग तरीके से बांटा गया है। जैसे कि मान लीजिए आपका किसी अन्य देश के साथ संबंध है तो उसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। ओपन का मतलब होता है कि कोई भी देश आइए और हमारे पास व्यापार कीजिए, कुछ भी। जैसे आप देखते हैं आज भारत में चाइना का कई एक प्रोडक्ट हमारे देश में मिलता है, अमेरिका के कई एक ब्रांड की चीज़ हमारे पास उपलब्ध है। तो ये चीज़ जो है हमारी खुली अर्थव्यवस्था का संकेतक है। और बंद इकोनॉमी ये होता है ना कि एक देश है, उसको जो भी करना है वो अपने ही देश में करना है, अपने ही देश के उत्पादन का प्रयोग करना है और अपने ही देश में सारी चीज़ें करनी है, सारी आर्थिक गतिविधियाँ, तो उसको बोलते हैं बंद इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी उसको बोलते हैं। तो मतलब बंद वाला मतलब मान लीजिए जैसे इस तरह समझिए, आप एक घर में हैं और आपके घर में ये नियम बना दिया जाए कि भाई आप जो घर में खाना खाएंगे उसका सब चीज़ का उत्पादन आपको अपने ही घर में करना है और उसको बाहर से ख़रीदना नहीं है और उसे ना तो बाहर भेजना है ना ही ख़रीदना है। तो इसी को बोलते हैं कि बंद है ये, मतलब एक कमरे में बंद होकर आप जो आर्थिक गतिविधि करेंगे तो वो हो गया बंद। और मान लीजिए कि आप एक घर के, और मान लीजिए आप कोई एक मालिक और है घर का, तो उसको बोला जाए कि भाई आपको ऐसा है कि आप
कुछ चीज़ें आप बाहर से भी खरीद सकते हैं, मतलब बाज़ार से भी खरीदिए या विश्व के अन्य देशों से खरीद लीजिए और उसका प्रयोग अपने लिए कीजिए। मतलब मान लीजिए कि इसको कुछ चीज़ नहीं है अपने पास, तो वो कहीं और से खरीद के करता है, तो इसी को बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। यानी कहीं से भी आप उन चीज़ों को खरीद लें और उसका प्रयोग कर लें, तो इसी को बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है वे देश, यानी वही अर्थव्यवस्था उस तरह की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक देश अपनी आर्थिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है, यानी व्यापार करता है, तो उसको बोलते हैं खुली ओपन इकोनॉमी। और बंद इकोनॉमी ये हुआ कि आप किसी भी तरह का व्यापार वाणिज्य कुछ भी कर रहे हैं, आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं, तो वो आप किसी अन्य देश के साथ ना करके अपने ही साथ आपको करना होगा। यानी आपको कहीं और जाके नहीं करना है, बल्कि अपने ही देश में ही जो उपज हुआ उसी के आधार पर आपको जीना है। यानी जो भी आर्थिक गतिविधि करेंगे आप दूसरे देश से सहयोग लेके नहीं, इस दूसरे देश को अपने यहाँ व्यापार करने के लिए आमंत्रित करके नहीं करेंगे, तो उसे बोलते हैं बंद इकोनॉमी, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। तो इसको समझते हैं वे अर्थव्यवस्था जिनका अन्य देशों के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता, अर्थात अर्थव्यवस्था में, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्रता नहीं होती है। यानी सीधा सीधी बात है कि कोई भी देश हमारे देश में आके तब तक निवेश या किसी तरह का व्यापार नहीं कर सकता जब तक हमारे देश की इकोनॉमी खुली ना हो। अगर खुली है तो आप हमारे यहाँ कर सकते हैं, अगर बंद इकोनॉमी है तो आप नहीं कर सकते। तो सीधी बात यही है कि अगर किसी भी देश को या किसी भी व्यक्ति को अपने देश से बाहर जाके व्यापार वाणिज्य करना है या चीज़ें खरीदनी है, तो उसके लिए वही है खुली अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा वो नहीं कर सकता। यानी बंद इकोनॉमी। बंद मतलब कि एक तरह से आप, यही हम आपको समझाए भी कि अगर घर का दरवाज़ा है वो खुला ना हो और कोई व्यक्ति आ जा नहीं सकता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कि वो बंद है, बंद इकोनॉमी है। और खुली अगर है तो कोई भी आइए, आप हमारे यहाँ बेचिए, इन्वेस्ट कीजिए, आप कंपनी लगाइए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जब चलती हैं तो उसी को बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, इतनी ही बातें। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप ये कमेंट करें और बताएं हमें कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, ये बंद अर्थव्यवस्था है या खुली अर्थव्यवस्था है। यानी भारत की इकोनॉमी कैसी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है या ओपन इकोनॉमी है, ये आप कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप समझ पा रहे हो तो। चलिए अब अगली स्लाइड में हम लोग ये समझने की प्रयास करते हैं कि विकास के विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को बांटा गया है, यानी अर्थशास्त्र को विभाजित किया गया है। कैसे, मान लीजिए विकास के आधार पर कैसे बांटा गया है, तो विकास के आधार पर 3 आयाम इसके हैं जिसके आधार पर इसको बांटा गया है। एक होता है विकसित अर्थव्यवस्था, यानी इसको बोलते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी, जो कि डेवलप कर चुका है इकोनॉमी। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था, इसका यही समझिएगा, डेवलप्ड यानी विकसित, यानी विकास जहाँ हो चुका है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ की विकास के आयाम काफ़ी उच्च हैं, यानी जहाँ पे विकास हो गया और उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो ऐसे देश की अर्थव्यवस्था को ही हम लोग बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। ऐसी व्यवस्थाएं जिस देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी विकसित हो या उच्च हो, अच्छी हो, स्थिति वहाँ की अच्छी हो, आर्थिक गतिविधियाँ वहाँ पे अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चल रही हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, विकसित अर्थव्यवस्था। तो ऐसे उदाहरण भी हैं विश्व में, तो कौन कौन है, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, जापान हुआ, इन तमाम देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। इस देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी विकसित है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। कहाँ की, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड, जापान, इन तमाम देशों की। और भी कई एक देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी विकसित है, इसीलिए इसको विकसित। तो इसके लिए देखिए 2 पैमाना भी बनाया गया है। आखिर कितना इनकम होना चाहिए, यानी कितना प्रति व्यक्ति सकल घरेलू राष्ट्रीय आय जो, यानी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितना होना चाहिए प्रति वर्ष का, ताकि उसे ये अनुमान लगाया जाए कि ये विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है और ये विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत और एक कोई अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के। तो इसके लिए भी देखिए, मतलब विकास के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है, विकसित अर्थ और विकासशील और अल्प विकसित। तो इसमें भी पैमाना बनाया गया है कि कितना राष्ट्रीय आय होना चाहिए, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी होनी चाहिए ताकि उसे विकसित देश घोषित किया जाए। तो देखिए इसके अंतर्गत यही है कि $1235 अगर किसी की प्रति व्यक्ति आय है, मतलब एक व्यक्ति का आय $1235 है, तो वो विकसित देश के अंतर्गत आएगा। यानी वो
देश विकसित देश के अंतर्गत आएगा। यानी मान लीजिए अमेरिका के लोगों की जो आय है वो $1235 से ऊपर की है, 535 माफ़ कीजिएगा, $12,535 से ऊपर की है, तो इसलिए उसको विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है। अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, स्विट्ज़रलैंड हुआ, इन तमाम देशों की विकसित मतलब जो है उसकी आय जो है वो काफ़ी उच्च है, इस वजह से इसको विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अब देखिए विकासशील, इसको बोलते हैं डेवलपिंग। एक होता है डेवलप्ड जिसको विकसित बोलते हैं, और डेवलपिंग मतलब जो विकास के क्रम में हो, यानी जिसका विकास पूरा नहीं हुआ हो, यानी वो विकास की तरफ चल पड़ा हो, अग्रसर हो। यानी इसके अंतर्गत वे अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जिसकी आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास, यानी सीधा सीधी बात है, वे अर्थव्यवस्था जो कि विकसित हो नहीं पाया हो लेकिन विकासशील हो, यानी उस रास्ते पे चल चुका हो, यानी उसकी स्थिति धीरे धीरे सुधरती जा रही हो, ऐसे अर्थव्यवस्था को हम लोग बोलते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। तो इसको भी दो भाग में बांट के पढ़िए आप या समझिए। पहली होती है निम्न, उसके बाद मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था, इसको बोलते हैं आय वर्ग, माफ कीजिए आय वर्ग अर्थव्यवस्था। तो इसके लिए बोला जाता है कि कम से कम इसकी जो मतलब एक तरह से इसका जो एक पैमाना तय किया गया कि निम्न मध्यम आय वर्ग वाला, यानी विकासशील को दो भाग में बांटा गया कि एक होता है उच्च मध्यम वर्ग आय वाला अर्थव्यवस्था। तो उच्च का पहले समझ लिए, उच्च का कहाँ से कहाँ तक, तो उच्च के लिए ये सीमा बनाया गया है विश्व बैंक के द्वारा, यानी उसने ये बताया है कि भाई देखिए, अगर किसी देश के प्रति व्यक्ति जो आय हैं वो देखिए आप इसे ध्यान से देखिएगा, 4046 यानी 4,446 डॉलर से लेकर $12,535 तक हो, यानी 12,535, इसे यहाँ समझिए, यानी 4,046 से $12,535 किसी देश की मतलब जो प्रति व्यक्ति आय है, मतलब राष्ट्रीय आय है, वो अगर इतनी हो तो इसको बोलते हैं उच्च मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था। ठीक है, उच्च मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं, जिसमें आय वर्ग, ठीक है, जिसका कितना हो, तो 4046 से 1235 अगर डॉलर प्रति व्यक्ति आय इनकम हो तो उसको उच्च मध्यम आय वाला बोलते हैं। और दूसरा जो होता है कि निम्न मध्यम आय वर्ग वाला, तो इसके लिए बताया गया भाई देखिए 1035 से कहाँ तक, 1035 से 4045 इतना कमाई होना चाहिए, मतलब सकल घरेलू उत्पाद होनी, मतलब सकल घरेलू राष्ट्रीय आय होनी चाहिए प्रति व्यक्ति, तो उसे निम्न मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था बोला जाता है। यानी विकासशील को दो भाग में बांटा गया। सबसे पहले आप यहाँ समझिए, विकसित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें कि विकास की सीमाएं काफ़ी उच्च हो चुकी हो, यानी विकास काफ़ी ऊपर तक पहुँच गया हो, तो उसमें प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय सकल घरेलू राष्ट्रीय आय जो है वो कितनी होनी चाहिए, $12,535 कम से कम होनी चाहिए, तब वो उच्च मतलब वो विकसित देश की अर्थव्यवस्था कहलाएगी। तो इसके अंतर्गत कौन कौन है, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड, जापान, ये सभी। अगर विकासशील की बोले तो विकासशील का अर्थ होता है यही कि जो विकास की क्रिया में अग्रसर हो, यानी पूरे तरीके से विकसित नहीं हुआ हो लेकिन वो विकसित होने के क्रम में अग्रसर हो चुका हो, उसी को बोलते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। तो इस अर्थव्यवस्था में को भी दो भाग में बांटा गया है। इसमें एक पार्ट बताया गया कि भाई देखिए, अगर आपका कमाई $4,046 से $12,535 तक हो तो आपको हम बोलेंगे उच्च मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था। लेकिन अगर आपकी कमाई $1035 से $4,045 हो तो उसको निम्न मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था बोलेंगे। तो आप इसे एक बार समझिएगा, लिख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक। तो ये थोड़ा सा समझने का है, यानी सीधा सीधी विकास। पहले तो इसका कंसेप्ट ही समझिए, विकसित वही हुआ जो विकास पूरा कर चुका हो, जिनकी आय काफ़ी अच्छी हो, $12,535 उसके एक व्यक्ति कमा रहे हो,
तो उसको हम लोग बोल देंगे। और दूसरा है ये कि विकासशील वो है जिसको दो भाग में बांट दिए, जो कि विकास की क्रिया में अग्रसर हो, जिसमें पहला है 1035 से 45 मतलब 4045 तक हो, तो वो निम्न मतलब विकसित अर्थव्यवस्था, मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है। और दूसरी है उच्च मध्यम आय वाली वर्ग वाली व्यवस्था, जिसमें 4046 से 1235 तक उसका इनकम होना चाहिए प्रति व्यक्ति। तो ये हो गया। अब देखिए अल्प विकसित, तो अल्प विकसित का यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जिनका रहन सहन काफ़ी नीचा हो, यानी उनका स्तर जो है काफ़ी नीचा हो। मतलब विकसित और विकासशील, उसके बाद अल्प विकसित, यानी काफ़ी कम विकसित जो देश है उसी को अल्प विकसित बोलते हैं। तो इसमें आप देखिए कुछ देश भी है, जैसे बुरुंडी, ये याद रखिएगा बुरुंडी। उसके बाद आप याद रखेंगे चाड, उसके बाद आप याद रखें नाइजर। ये तमाम जो देश हैं ये सभी अल्प विकसित देश हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके प्रति व्यक्ति आय जो सकल घरेलू राष्ट्रीय आय जो है इनका जो है प्रति व्यक्ति वो कितना है, $1035 या उससे भी कम है, $1035 से भी कम है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, यानी अल्प विकसित देश वाली अर्थव्यवस्था बोलते हैं।